जय हिंद। एक अपर कलेक्टर रोज की तरह अपने दफ्तर में अपना ऑफिस लगा रहे होते हैं। एडीएम की कोर्ट का काम भी रोज की तरह ही चल रहा था, पर आज कुछ डिफरेंट, कुछ बड़ा अलग होने वाला था। अचानक से जब एडीएम साहब अपने दफ्तर में बैठे होते हैं, कुछ सादी वर्दी में लोग उनके दफ्तर की तरफ दौड़े चले जाते हैं। अब किसी को समझ नहीं आता, जो एडीएम की सिक्योरिटी है, स्टाफ है, उन्हें समझ नहीं आता कि ये लोग एडीएम साहब के दफ्तर की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं। तभी जब ये अंदर जाते हैं, एडीएम साहब को पकड़ लेते हैं। उन्हें कहते हैं कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। अभी भी स्टाफ को कुछ समझ नहीं आया, पर जब देखा तो सभी हैरान रह गए। दरअसल अपर कलेक्टर साहब को कथित तौर पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। अब यह बात जिसने भी सुनी उसे यकीन नहीं आया कि अपर कलेक्टर के ओहदे पर बैठा व्यक्ति सिर्फ 5,000 रुपए की रिश्वत के लिए कैसे ऐसा काम कर सकता है। पर जब फाइनली उनकी गिरफ्तारी के बारे में सबको पता चलता गया और उसकी सच्चाई पता चलती गई, तब धीरे धीरे यकीन आना शुरू हुआ। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और साथ में अपना कमेंट करना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, इसको कतई स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश के मऊगंज में। अब ये जो मऊगंज है, ये भोपाल से बहुत दूर है, तकरीबन 610 किलोमीटर दूर है, पर ये उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के साथ इसका बॉर्डर लगता है। अब प्रयागराज यहां से 106 किलोमीटर दूर है, मिर्जापुर यहां से 96 किलोमीटर दूर है। कुल मिलाकर ये जो मऊगंज का इलाका, ये उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर पड़ता है। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ये पूरा केस जुड़ा हुआ है रामनिवास तिवारी नाम के शख्स से। रामनिवास दरअसल अपने घर में जमीन का बंटवारा चाहता था। पिता कई भाई थे, अब जो भाइयों के जो आगे बच्चे हुए थे तो उनके बीच में जमीन के बंटवारों को लेकर काफी ज्यादा विवाद चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने ये विवाद घर में बैठकर सुलझाने की कोशिश भी की, पर ज्यादातर कोशिशें नाकाम निकली। अब इसके बाद रामनिवास और उनके बाकी के भाई, उन्होंने बेहतर समझा कि हम एक अदालत का विकल्प चुने और वो फाइनली हाई कोर्ट में पहुंचे। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्टे दे दिया। अब रामनिवास का कहना है कि ये जो स्टे माननीय हाई कोर्ट की ओर से दिया गया, वो मेरे पक्ष में दिया गया। अब इसके बाद भी जो भाइयों के बीच में जमीन के बंटवारे का विवाद, वो वहीं का वहीं लगभग खड़ा हुआ था, क्योंकि लगातार आपस में झगड़ा इस बात को लेकर होता रहता था। फाइनली रामनिवास ने सोचा कि क्यों ना एडीएम साहब की कोर्ट में गुहार लगाई जाए, वहां पर अपील की जाए कि हमारी जमीन का बंटवारा कर दिया जाए। अब इसके लिए रामनिवास ने एडीएम की कोर्ट में अपना मामला चला दिया, अपनी अपील दाखिल की और उसके बाद यह मामला एडीएम की कोर्ट में चल पड़ा। अब रामनिवास ये चाहता था कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा हो, और उसका यह भी कहना था कि मैं अपनी जगह काफी हद तक सही था, क्योंकि हाई कोर्ट ने मेरे पक्ष में स्टे दिया था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि पहली या दूसरी तारीख में ही मामला मेरे पक्ष में आ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब इसके बाद रामनिवास निराश था, हतोत्साहित था। इसके बाद वो कथित तौर पर सीधा एडीएम साहब के पास मौका पाकर पहुंच जाता है और उनसे गुहार करने लगता है कि सर, मेरा जमीन बंटवारे का मामला है, फैमिली का डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है, उसको आप सॉल्व कर दीजिए। अब वो अपने कागज दिखाने लगता है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक रामनिवास ने अपने कागज, जो हाई कोर्ट का स्टे था, वो भी एडीएम साहब को दिखाया, पर रामनिवास का कहना है कि एडीएम साहब ने हाई कोर्ट के स्टे को नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है और इस मामले को निपटाने के लिए 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब जब ये बात रामनिवास ने सुनी तो उसे पहले ये लगा कि शायद 20,000 रुपए की फीस लगेगी, पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि ये 20,000 रुपए की रकम फीस नहीं है, ये तो रिश्वत के पैसे हैं जो मांगे गए हैं। उसके बाद रामनिवास एडीएम साहब से कहता है कि सर, ये रकम तो ज्यादा है, मैं इतनी रकम नहीं दे पाऊंगा। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक रामनिवास ने कहा कि सर, इसमें कुछ पैसे कम कीजिए। फाइनली एडीएम साहब कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक 15,000 रुपए की रकम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसके बाद रामनिवास ये कहता है कि सर, मैं 15,000 भी इकट्ठे नहीं दे पाऊंगा, मैं इनको भी किश्तों में दूंगा। अब उसके बाद रामनिवास अपने घर चला जाता है पैसों का इंतजाम करने के लिए। वो 10,000 रुपए धीरे धीरे करके इकट्ठा करता है और फिर
कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वो एक दिन एडीएम कार्यालय में पहुंचता है। अब यहां पर बड़ी अजीबोगरीब बात यह थी कि एडीएम के पास अपनी पर्सनल सिक्योरिटी होती है जो कि प्रशासन की तरफ से दी गई होती है, स्टाफ होता है, उन सबको अलग करके सीधा रामनिवास नाम का व्यक्ति सीधा एडीएम साहब के पास पहुंच रहा था, जो कि बड़ी अजीबोगरीब बात है क्योंकि एडीएम से मिलना भी एक आम व्यक्ति के लिए बड़ी बात ही माना जाता है। अब रामनिवास सीधा एडीएम साहब को 10,000 रुपए पकड़ा देता है और रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कहता है कि सर मेरा मामला जल्द से जल्द हल कीजिए, जो बाकी की रकम है वो मैं आपको जल्द से जल्द लाकर दे दूंगा। अब रामनिवास अपने घर में जाता है, अपने कुछ दोस्तों से, परिवार से फिर से सलाह मशवरा करता है, पर उनके बीच में सलाह बनती है कि हमारा जो मैटर है वो मेरिट पे हल होने वाला मैटर है, उसमें तो रिश्वत देने की कोई बात ही नहीं है। रामनिवास को भी ये बात समझ आती है, पर एक तरफ वो 10,000 रुपए की रकम दे चुका होता है। पर इस बीच वो पहुंच जाता है लोकायुक्त पुलिस के पास। अब जो ये लोकायुक्त है ये दरअसल कई राज्यों में बहुत एक्टिव है, कई राज्यों में बिल्कुल इनएक्टिव सा है, पर कई राज्यों में बहुत एक्टिव है। वहां पर बाकायदा लोकायुक्त एक विजिलेंस की तरह, सीआईडी की तरह, शायद उससे भी बढ़कर काम करती है। तो अब लोकायुक्त के दफ्तर में जाकर रामनिवास ने अपनी पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि मैं लैंड डिस्प्यूट के मैटर को लेकर एडीएम साहब की कोर्ट में गया और मैंने उनको अपने सारे कागज दिखाए, हाई कोर्ट का स्टे दिखाया जो उन्होंने नहीं माना, और 20,000 रुपए कथित तौर पर उनकी ओर से मांगे गए। अब लोकायुक्त ने जब ये सारी बात सुनी वहां के अधिकारियों ने, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सत्यापन करवाया जाना था, यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाई जानी थी। जब भी किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास कोई ऐसा भ्रष्टाचार का मैटर आता है तो उस मामले में पहले एक प्रारंभिक जांच करवाई जाती है, ताकि जब मामला रजिस्टर किया जाए या गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद जब मामला अदालत में जाए तो मामला इतना ठोस हो कि उसके आधार पर जो आरोपी है उसको दोषी साबित किया जा सके, उसे कन्विक्शन करवाया जा सके। अब इस मामले में लोकायुक्त के दफ्तर के द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाई जाती है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट में जो भी आरोप लगाए गए थे वो काफी हद तक सच पाए गए, यानी कि उनका सत्यापन हो गया। अब इसके बाद लोकायुक्त के दफ्तर में बैठे अधिकारी रामनिवास से संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपने जो आरोप लगाए थे उनमें काफी हद तक सही पाए गए हैं, इसलिए अब हम इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। अब रामनिवास को 5,000 रुपए की रकम रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक देनी थी। उसके लिए तारीख मुकर्रर की गई 12 सितंबर। 12 सितंबर को अब एडीएम साहब को 5,000 रुपए दिए जाने थे। अब रामनिवास 12 सितंबर को एडीएम के दफ्तर में रोज की तरह पहुंच गया। जिस तरह से एडीएम के दफ्तर में आमतौर पर आप देखेंगे अपर कलेक्टर के दफ्तर में बड़ी संख्या में फरियादी आते हैं, उसी तरह से रामनिवास एक आम व्यक्ति की तरह अपर कलेक्टर के दफ्तर में पहुंच गया। जब रामनिवास का नंबर आया तो वो सीधा कमरे में दाखिल हुआ और अपर कलेक्टर को जाकर नमस्ते करने के बाद अपने मैटर को फिर से बताने लगा कि सर मेरा जमीन का मैटर है वो सॉल्व होना है, शायद आपको याद आ गया होगा। उसने जेब से 5,000 रुपए निकाले और सीधा अपर कलेक्टर को थमा दिए। अब जैसे ही ये पैसे थमाए गए उसके बाद एक अजीबोगरीब चीज अपर कलेक्टर के दफ्तर में हुई। अचानक से अपर कलेक्टर के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी भी मौजूद होती है, उनका स्टाफ भी मौजूद होता है, ऑफिस के अंदर भी स्टाफ मौजूद होता है। अचानक से अपर कलेक्टर के दफ्तर के बाहर सादे कपड़ों में कई लोग खड़े हुए थे जो दफ्तर के अंदर की तरफ दौड़ने लगे। अब स्टाफ को, सिक्योरिटी को, किसी को समझ नहीं आया कि ये आखिर क्या चल रहा है। अब ये सादे कपड़ों में लोग जब अपर कलेक्टर के दफ्तर के अंदर आए, उनकी कुर्सी के पास आए, तो उन्हें पकड़ लिया गया। अब इसके बाद उनके हाथों को पानी में डुबोया गया, जो कि एक केमिकल होता है जिनसे पता चल सके कि क्या इन्होंने रिश्वत अपने हाथों में ली है। फिर रिश्वत के पैसे को पकड़ा गया, तो फिर फाइनली अपर कलेक्टर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। अपर कलेक्टर अशोक कुमार ओहरी की गिरफ्तारी के बारे में जिसने भी सुना उसके मन में सिर्फ यही सवाल आया कि अपर कलेक्टर लेवल का एक सीनियर अधिकारी सिर्फ 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। यह अनबिलीवेबल है, इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। पर इसमें लोकायुक्त के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी हुई, उस पूरे मामले से जुड़े सबूत भी पहले जुटाए गए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी की गई और फाइनली एक एफआईआर रजिस्टर हुई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत। अब जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है ये आमतौर पर सरकारी अधिकारियों पर लगाया जाता है जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माना होता है। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि हम आमतौर पर कह देते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे समाज में व्याप्त है, बड़े
स्तर पर अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं, पर इसमें देखने वाली बात यह है कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचारी अधिकारी गिरफ्तार भी हो रहे हैं। हमारा कानून इतना मजबूत है कि उसके हाथ लगभग हर भ्रष्टाचारी तक एक ना एक दिन पहुंच ही जाते हैं। इस मामले में हालांकि यह कहा जा सकता है कि जब मामला अदालत में जाएगा तो माननीय अदालत का फैसला ही अंतिम तथ्य होगा। पर एक सीख हमें लेनी चाहिए कि हम किसी भी पद पर चले जाएं, भ्रष्टाचार से हमेशा दूर रहें, अपने नैतिक कर्तव्य का, ईमानदारी का पालन करें और इस देश को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। जय हिंद।